Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कैसे होता है, सब देख लिया, उसका केस स्टडीज, एमसीक्यू सब देख लिया. फिर अब हमने सोचा कि एक नया चैप्टर शुरू किया जाए क्योंकि अपन को जल्दी जल्दी सिलेबस फिनिश करना है. सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मैम सिलेबस कब तक ख़त्म होगा. तो बेटा जल्दी ही हो जाएगा. अब हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर और जल्दी ही ख़त्म होगा और फिर हम सेकेंड बुक में भी आ जाएंगे बहुत जल्दी. स्टाफिंग क्या होता है वो समझने के लिए लेते हैं पहले हम एक एग्जाम्पल. हम इसका मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे. इसके लिए हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है बराक ओबामा जी का. अब यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने बोला मोदी जी को कि मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूँ. अब मोदी जी खुश थे क्योंकि उनका रिलेशनशिप उनके साथ, ओबामा सर के साथ बहुत अच्छा था. तो इसे ठीक है सर, बिल्कुल आइए, वेलकम है आपका. उन्होंने एक फरमाइश रखी कि क्योंकि शेफ़ विकास ने मुझे यूएसए में बहुत बार ढोकला खिलाया है, सो आई रियली लव ईटिंग ढोकला, तो आप मेरे लिए उसी का बंदोबस्त करके रखिएगा. अब एक्स प्रेसिडेंट कोई फरमाइश रखे तो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मना तो नहीं कर सकते. तो मोदी जी ने बोला बिल्कुल आपके लिए, आपको जो चाहिए वही मिलेगा, आप आइए तो सही. अब मोदी जी ने जहां उनके स्टे का बंदोबस्त किया था, इंडिया में जहां उनके स्टे का बंदोबस्त किया था, उस होटल में किसी को ढोकला बनाना नहीं आता था. प्रॉब्लम है ये. तो चलो नहीं बनाना आता तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं. हमने सोचा ऐसा कोई इंसान हायर करते हैं जो अच्छा ढोकला बना लेता है. तो मोदी जी ने शुरू कर दिया ये अभियान कि भैया कोई अच्छा इंसान ढूंढ के लाना है जो ढोकला बना लेता है. तो ऐसे एक लंबी लाइन लग गई, लोगों की जो बोल रहे थे कि हम ढोकला अच्छा बना लेते हैं, हम ढोकला अच्छा बना लेते हैं, ये है वो है, ये है वो है. बट अब ऐसे ही आप रैंडमली तो किसी को पिक नहीं कर सकते ना. सोचो आपने इस लड़की को पिक कर लिया, इसको ढोकला बनाने से ज़्यादा अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना ज़रूरी था. ये फैशनिस्टा थी, इसको बिल्कुल चाहिए था कि मैं तो बिल्कुल ऐसे डिज़ाइनर कपड़े पहन के आके बराक ओबामा जी को ढोकला बना के खिलाऊं. चाहे इसकी ढोकले की क्वालिटी जैसी मर्जी हो, ये खुद पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी टाइम. अगर आप ऐसे इंसान को चूज़ कर लेंगे अपना काम करवाने के लिए, क्या आपका काम अच्छी तरीके से हो पाएगा? हाफ ऑफ द टाइम तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ पे होगा कि मैं कैसे लग रही हूँ. किचन में भी ये मिरर को ढूंढ रही होगी इधर उधर, राइट? तो ये क्या एफिशिएंटली काम कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो. और एज यू कैन से इसका ध्यान ऑलमोस्ट इसकी तरफ है. इसको काम से मतलब ही नहीं है, इसको लोगों से मतलब है. ये ऑल टाइम क्या करता रहता है? लोगों को देखता रहता है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या ये सब. तो अब इसको भी अगर आप ढोकला बनाने का काम दे दोगे तो हाफ ऑफ द टाइम यूएसए में जो डेलीगेट आए हुए हैं उनको देखने में बिजी होगा. तो ये काम अच्छे से कर पाएगा? अगेन नहीं कर पाएगा. फिर इधर आते हैं, यहाँ पे ये जो दो लड़कियाँ आपको दिख रही हैं, ये ना आपस में जानी दुश्मन टाइप्स हैं. इनका लड़ाई में ही वो रहता है. तो इन्होंने वहाँ पे ही लाइन में खड़े खड़े लड़ाई कर ली. अब आपको ये भी समझ में आ गया है तो बहुत लड़ाकू हैं ये, तो किसी के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से. और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो काम कैसे पूरा होगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना एक प्लेट ढोकला बनाना है. इट विल बी लाइक अ टीम वर्क जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो ऐसे में अगर ये आपस में ही 2 मिनट के लिए लिंक नहीं बिठा सकती, आपस में 2 मिनट के लिए कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती सामने वाले पे इंप्रेशन रखने के लिए, तो ये कैसे काम करेंगी? तो अगेन आपकी चॉइस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है. अब ये जो थी ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी लेकिन इसको किचन की नॉलेज कम थी. अब ऐसा इंसान किचन वाले काम के लिए आ रहा है, क्या वो सही बैठेगा? नहीं बैठेगा. आउट ऑफ एवरीबडी शी वॉज द ओनली वन जो अच्छी शेफ थी, जिसको ढोकला बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता था और इसमें बाकी भी कोई ऐब नहीं थे. सो यू चोज हर फॉर मेकिंग ढोकला. यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ इतनी देर ये ढोकले की गेम में आपने क्या किया है? ये पूरा एनालाइज करना, ये कैसा है, ये कैसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा, और उनमें से एक बंदा सेलेक्ट करना, ये क्या है? दिस इज नथिंग, जस्ट द टॉपिक ऑफ योर सब चैप्टर, दैट इज स्टाफिंग. तो इन शॉर्ट हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि जब आपकी
ऑफिस में, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आप एक प्रोसीजर चलाते हैं, जिसमें एंड रिजल्ट ये होता है कि एक सही सा इंसान आपके उस वैकेंसी को फिल करता है। ये पूरा प्रोसीजर, ये पूरी प्रोसेस इज व्हाट? स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को सही टाइम पे सही पोजीशन पे बिठाना, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव हो पाए। अब आप सोचेंगे कि किसी इंसान को हायर करने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे डिराइव होंगे, तो आप एक और चीज़ देखिए। आपके यहाँ पे 100 मशीन है, 1000 मशीन है, जब तक लोग नहीं होंगे उन मशीनों को चलाने के लिए, तब तक क्या आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगे? सोच के देखिए। ऐसी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है ना, जहाँ पे मशीन तो होती है लेकिन लोग प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं तो काम रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली पूरा कंट्रोल किसके हाथ में लाई करता है? ह्यूमन बींग्स के हाथ में लाई करता है। ह्यूमन बींग्स सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी चलती रहे। सो इसलिए राइट इंसान को राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे बिठाना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आगे हम बढ़े तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनली। यहाँ पे ओनली लिखना, ठीक है, इसके बाद, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज बाय द ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ये कौन डिसाइड करता है? ये ह्यूमन बींग्स डिसाइड करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अल्टीमेटली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि उन्हें कौन चला रहा है, किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, उस इंसान पे बेस्ड होती है। Then they say, so hard-working, efficient people are the most important asset of an organization. ऐसे लोग जो efficiently काम करते हैं, ऐसे लोग जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे लोग जो ढंग से काम करते हैं, वही लोग असेट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Then the key to success of any organization is the right person at the right job position. सही इंसान सही पोजीशन पे बैठा हो, यही है की सक्सेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव करने के लिए की एस्पेक्ट एक्चुअली आई शुड से। सो सही इंसान को गलत पोजीशन में बिठा दोगे, थिंक लाइक ढोकला बनवाने वाले से डोसा बनवा रहे होगे, तो काम अच्छा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। ढोकला बनाने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट डिफरेंट है, डोसा बनाने का ऑलमोस्ट डिफरेंट है। आप कैसे दोनों को वो कर सकते हो? तो सही टाइम पे सही पोजीशन पे सही इंसान को बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Staffing function is concerned with bringing right and efficient people in the organization. स्टाफिंग फंक्शन यही तो बोलता है भैया, सही इंसान को सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचाना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया है। अगर आया है तो आगे की वीडियो प्ले करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे इसके और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मीनिंग क्या है? इट सेज आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो हम दो फंक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट का। इफ़ यू रिमेंबर, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग सीक्वेंस में नहीं बोला है मैंने, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस में हम दो फंक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं। सीक्वेंस की बात करूँ तो प्लानिंग सबसे पहले देखा, ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद देखा। तो ये बोलते हैं जब आपने दो चीज़ें सीख ली हैं तो अब अपन जंप करते हैं हमारे थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, दैट इज स्टाफिंग। तो ये नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चलाने के लिए। अब बच्चे एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं, तो बेटा इसके लिए अपन ने वीडियो बनाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में ही,
अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। ये एक वो होता है ना कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी टीचर का, जब भी वो टेस्ट वेस्ट लेते हैं ना ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप वो देख लें। देन इट सेज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ये बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन को जैसे ही कंप्लीट किया जाता है तो ये इंश्योर हो जाता है कि जितनी भी जॉब्स फिल होनी थी उनको हमने अच्छे से इफेक्टिवली बढ़िया तरीके से क्या कर दिया है, फिल कर दिया। मतलब कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जहाँ पे आपने इनएफिशिएंट इंसान को बिठा दिया हो या फिर गलत इंसान को बिठा दिया हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग अच्छी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है। क्योंकि आप एक बात समझिए, मानिए आपका स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कोई इंसान ड्राइंग अच्छी करता है, ठीक है। अब आप उसको गाने का काम दे दोगे और गाना गाने वाले को आप आर्ट्स का काम दे दोगे, तो क्या कोई भी काम प्रॉपर्ली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सही इंसान को सही काम देना सही टाइम पे, यही तो स्टाफिंग इंश्योर करता है। अब बच्चे कई बार ना ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग में भी कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक छोटा सा मैं बता देती हूँ क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर आपको लगेगा तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी। सी, ऑर्गेनाइजिंग में हम देखते हैं काम कितना है, ठीक है, और उस काम को हम बाइफिकेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके बाद जो कैपेबल इंसान होता है उसको काम एलोकेट कर देते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। ये होती है पूरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। लेकिन सही इंसान सही काम लेके जाए, सही इंसान को सही जॉब पे प्लेस करे, ये होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में अगर हम देखें तो ये सारे काम होते हैं, जैसे कि इट सेज स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। ये सब क्या है? ये सब आप जानेंगे फ्यूचर में। जब हम ये वीडियोस कंटिन्यू करेंगे तो आप एक एक एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, स्टाफिंग में ट्रेनिंग क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है, उसकी प्लानिंग क्या होती है। अब बच्चे ना स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका डिफरेंस भी हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में। बट फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, एक ओवरव्यू दे दिया है इस वीडियो के थ्रू कि स्टाफिंग में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वो ये सारी चीज़ें रहेंगी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग में। आगे देखें तो इट सेज स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगे तो आप अपने पेपर में भी ये लाइन एज इट इज़ लिख सकते हो, एज इट इज़ लिख सकते हो, क्योंकि इस लाइन में दिया हुआ है क्रक्स पूरे स्टाफिंग का। इट सेज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब आप बोलेंगे मैम कितनी बार राइट 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 आया है? बट बेटा इतनी बार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सही जगह पे ही सही इंसान को सही टाइम पे सही पोजीशन में बिठाना है। तो इसलिए राइट पर्सन को मतलब सही इंसान को राइट जॉब दे रहे हो, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशंस हैं राइट जॉब करने के लिए, और वो भी राइट टाइम पे। सो ये वाला एक ऐसा सेंटेंस है जो डेफिनेशन में या कहीं पे भी आप चिपका सकते हो बिना सोचे समझे। दैट इज दिस इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर ये बोलता है स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फाइलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब भी कोई वैकेंसी आती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये पोजीशंस को फिल करना सही समय पे इज व्हाट द वर्क ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। सो स्टाफिंग, आई गेस अब आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो क्यों ना कुछ महानुभव द्वारा दी गई डेफिनेशंस को हम डिस्कस करें। लेट्स सी दैट। सो
ये हैं कुछ डेफिनेशंस जो कुछ इम्पॉर्टेंट लोगों ने दी थी, इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है। तो अब हम ये पढ़ेंगे ताकि जब भी पेपर में कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आए तो आपको सोचना नहीं पड़े कि कौन सी वाली लिखे, कैसी वाली लिखे। चाहे तो आप वो राइट वाले लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो वाली नहीं कोई और बेहतर लिखो तो फिर ये वाली भी लिख सकते हैं आप, किसी इंसान द्वारा दी गई। बट इसमें अगेन मैं बोलूँगी, जब आप किसी रिस्पेक्टिव इंसान की डेफिनेशन लिख रहे होते हो तो हमेशा इंश्योर करो कि एज इट इज लिखो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल जो जो लिखा हुआ है वही सेम चिपकाना, एक एक्स्ट्रा वर्ड नहीं, एक वर्ड डिडक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी और इंसान ने बोली हुई बात है। जब आप किसी और इंसान द्वारा बोली हुई बात को किसी के सामने बोलते हो तो आपको हमेशा एग्जैक्ट वे में बोलनी चाहिए ना, वरना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जब कोई इंसान डेफिनेशन देता है तो आपको इंश्योर करना है कि वो डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह से बोले जाए जैसे उस इंसान ने बोली थी। डेफिनेशन में फर्स्ट डेफिनेशन है कूंट्ज एंड ऑर्डिनल की। अब जिन बच्चों को कंफ्यूजन था कि ये एक ही इंसान है, आई एम श्योर वैसे बहुत कम लोगों को होगा, बट जिनको भी था तो ये देख लीजिए, दो चेहरे हैं, मतलब दो इंसान थे जो मिलके डेफिनेशन दिया करते थे, और ये सारे चैप्टर्स में अपनी डेफिनेशन देते हैं। मैनेजमेंट का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें इन्होंने अपनी डेफिनेशन ना दी हो, तो कुछ सेलेक्टेड ही लोग हैं। मैं बोलती हूँ MCQ जब इससे पूछे जाते हैं ना, तो उसके लिए आपके लिए बहुत सिंपल चीज़ है कि 4-5 गिने चुने लोग हैं जो डेफिनेशंस देते हैं, तो बस वही तो याद करने हैं, और क्या बड़ी बात है। एक काम आप ऐसा कर सकते हैं कि जब सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए मैनेजमेंट के, तो आप एक काम कीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच वेनिल, अब इन्होंने कोई डेफिनेशन दी तो इन्होंने कौन से चैप्टर में कौन कौन सी डेफिनेशन दी है वो आप साथ में लिख लीजिए, यहाँ से आपके लिए रिवाइज करना इजी होगा। देखो अब से मैं कोशिश करूँगी मैं आपको रिवीजन के भी टिप्स बीच में ही दे दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बच्चों के लिए ना, बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ आ जाता है, बट पेपर के टाइम पे भूल जाते हैं। तो रिवीजन के लिए ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये एफर्ट्स आप अभी कर लेंगे ना तो पेपर के टाइम पे आपका टाइम सेव होगा। सो ये काम करके रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे पेपर में। अब लगे हैं डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट सेज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल and development of personnel to fill the roles designed into the structure। ये बोलते हैं कि भैया स्टाफिंग में हम इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आपका, वहाँ पे आप सही लोगों को बिठाएं यूजिंग द प्रोसेस व्हाट, सिलेक्शन, सही सिलेक्शन करें, मतलब जितने भी लोग आपके यहाँ पे आए हुए हैं उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करें, उनको टाइम टू टाइम अप्रेजल देते रहें, प्रमोशंस देते रहें, उनको टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स देते रहें, और उनकी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखें, मतलब जहाँ पे आपको लगे उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है तो वो भी आप इंश्योर करें कि आप उन्हें दे रहे हैं। अब ये जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, इस एग्जाम्पल को हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। छोटे से एग्जाम्पल में ये है कि जैसे अभी देखिए कोरोना आया, कोरोना के साथ लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आया तो बहुत सारे ऐसे स्कूल से, बहुत सारे क्या सारे ही स्कूल्स बंद हो गए थे, राइट, सारे ही कोचिंग क्लासेस बंद हो गई थी, तो हर एक चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चली गई, और इनिशियली कितनी दिक्कत हुई थी हर एक इंसान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को तैयार करने में। तो यही चीज़ अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने सही टाइम पे उनको सिखाई होती, अपडेशन दिया होता, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी होती, ये सोच के कि यार अब ऑनलाइन का ज़माना आ तो रहा है, हमें बेटर इन लोगों को प्रिपेयर कर देना चाहिए। नहीं भी कोरोना आ रहा था तब भी ऑनलाइन का ज़माना तो आ चुका है ना भैया, हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल। तो अगर हम पहले ही इंश्योर कर देते कि सही टाइम पे सही स्किल्स हम उन्हें सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एकदम से कोरोना में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एकदम से सबको एक ही दिन में सब कुछ समझना ज़रूरी नहीं हो जाता, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ आता होता। तो सही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना अपने पर्सनल को, सही अपडेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बोलते हैं कि भैया यही काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को सही तरीके से फिल कर रहे हो, सही सिलेक्शन, अप्रेजल और डेवलपमेंट करवा के आप उन रोल्स को मैक्सिमम चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो इन दोनों ने ये डेफिनेशन दी। फ्रेंच वाली पढ़ लेते हैं। ये बोलते हैं स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे ना अब स्टाफिंग और एक और शब्द आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होता है, तो इसका डिफरेंस बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्टाफिंग और एचआरएम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगेन इन्होंने स्टाफिंग प्रोसेस की सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ये हो वो हो, और उससे इन्होंने डेफिनेशन बना दी है। ऐसा हम पहले भी 2 फंक्शंस में देख चुके हैं। जब लोग डेफिनेशन देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक शॉर्टकट अपनाते हैं कि पूरी प्रोसेस को साथ में कंबाइन कर देते हैं और बोल देते हैं ये डेफिनेशन हो गई आपकी तैयार। तो बस यहाँ पे आपने यही किया। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत भी नहीं जाएगी, क्योंकि एनी हम प्रोसेस तो पढ़ने ही वाले हैं ना, और प्रोसेस की टाइटल्स किसको नहीं याद रहते। जब इतनी डिटेल में अंदर जाके हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो नाम तो याद हो ही जाएंगे, तो बस उन्हीं को कंबाइन करके डेफिनेशन तैयार कर दो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डेल योदे द्वारा। ये बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट which deals with the effective control and use of manpower और human resources। ये बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट जो है वो पार्ट है स्टाफिंग का, वो फेज है जहाँ पे आप अपने मैन पावर को या ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं। जब आप उनको कंट्रोल करते हैं, हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं जिसमें से मुझे बेस्ट वही लगी जो प्रोसेस वाली थी। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप वो लिख सकते हैं, अदरवाइज वो एक राइट टाइम राइट पोजीशन राइट वाली पढ़ी थी ना, वो आप लिख सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है। तो ये डेफिनेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आए हैं, आपको स्टाफिंग का मतलब समझ में आया है। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इसके अलावा अगर आपको 11th-12th के बिजनेस स्टडीज़ में कोई भी इशू है तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे अलग से 2 प्लेलिस्ट मेंशन है जहाँ पे आप जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।